नमस्कार साथियों। एक ब्रांड जिस पर देश के करोड़ों देशवासियों ने आंख बंद करके भरोसा किया, लेकिन उसी ब्रांड को कुछ सालों बाद अपने दावों को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ा। आखिर क्यों? ये कहानी है पतंजलि की। एक योग गुरु आए और उन्होंने कहा कि हमारे देश में विदेशी कंपनियां लूट रही हैं, और फिर उन्होंने कहा कि हमको अपने देश को मजबूत बनाने के लिए स्वदेशी अपनाना होगा। देश के करोड़ों देशवासियों ने बिना कोई सवाल किए इस बात पर आंख मूंद करके भरोसा किया। उन्होंने सिर्फ टूथपेस्ट, घी या शहद नहीं खरीदा, बल्कि उन्होंने एक सोच खरीदा, एक विचार खरीदा, एक विश्वास खरीदा। देखते ही देखते यह ब्रांड 40,000 करोड़ की कंपनी बन गया। लेकिन फिर एक एक करके ऐसे सबूत सामने आने लगे कि इनके पूरे एम्पायर पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। गवर्नमेंट एजेंसीज ने एक्शन लिया, डॉक्टर्स ने विरोध किया और प्रोडक्ट पर सवाल खड़े हुए मामला सुप्रीम कोर्ट गया। अब सवाल यह है कि अगर इनके दावे सही थे तो देश की सर्वोच्च अदालत को बार बार दखल क्यों देना पड़ा। आज हम किसी ओपिनियन से नहीं, बल्कि कोर्ट रिकॉर्ड से, सरकारी दस्तावेजों से और ऑफिशियल रिपोर्ट्स के आधार पर हम इस पूरी कहानी को समझेंगे। कहानी की शुरुआत भले ही योग से हुई थी, लेकिन इसका क्लाइमैक्स देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में लिखा गया। साल 2024 की एक सुबह सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 11 के अंदर एक अभूतपूर्व दृश्य चल रहा था, जिसमें देश के जजों की बेंच के सामने देश के प्रतिष्ठित हर्बल एम्पायर कंपनी के पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से पेश हुए थे। जस्टिस हिमा कोहली ने तीखी टिप्पणी करते हुए उनसे पूछा कि क्या आपका यह माफीनामा उतना ही बड़ा और साफ अक्षरों में छपा है जितना आपका रोज का विज्ञापन अखबारों में दिखाई देता है। इस पूरे टकराव की शुरुआत हुई थी नवंबर 2023 में, जब पतंजलि आयुर्वेद ने एक लिखित रूप से आश्वासन दिया था। इस अंडरटेकिंग में कंपनी ने साफ तौर पे कहा था कि भविष्य में कोई भी ऐसा फेक दावा नहीं किया जाएगा जो कि चिकित्सा पद्धतियों के खिलाफ हो। यहाँ पे कहानी बदलती है। इस लिखित दावे के ठीक अगले दिन पतंजलि आयुर्वेद के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसमें दावा किया जाता है कि उनके द्वारा किए गए सारे वादे पूरी तरह से सही हैं। अदालत ने इसे कोर्ट की अवमानना माना और बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से समन जारी किया। अदालत के इस कड़े रुख के बाद कंपनी को मजबूरन देश के समाचार पत्रों में फ्रंट पेज पे माफीनामा छपवाना पड़ा। यह कानूनी संकट एक दिन में पैदा नहीं हुआ था, इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो चुकी थी। एक चेहरा जिसने टीवी स्क्रीन के जरिए करोड़ों देशवासियों की सुबह पर कब्जा कर लिया था। गेरुए वस्त्र पहने हुआ व्यक्ति योग सिखा रहा था टीवी पर। उस दौर में पूरा देश मुख्य दो चुनौतियों का सामना कर रहा था। पहली, देश में लगातार महंगी होती स्वास्थ्य व्यवस्था, और दूसरी, विदेशी कंपनियों की बाजार में भरमार थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए बाबा रामदेव ने खुद को एक व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा और आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने वाले सन्यासी के रूप में पेश किया। देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े योग शिविर आयोजित किए गए और टीवी नेटवर्क्स के जरिए हर घर तक इनकी पहुंच बन गई। हर शिविर के बाद देश को एक संदेश दिया गया कि भारत की पारंपरिक जड़ी बूटियां ही एकमात्र सही इलाज हैं देश के लिए। उपभोक्ता इस विचार से भावनात्मक रूप से जुड़े। उन्होंने पतंजलि का सामान इसलिए नहीं खरीदना शुरू किया कि उसकी कीमत कम थी, बल्कि उन्होंने देश को मजबूत करने के और खुद को सुरक्षित महसूस करने के उद्देश्य से पतंजलि का सामान खरीदना शुरू किया। और इसी रणनीति के दम पर कंपनी ने वह क्रेडिबिलिटी हासिल कर ली जो कई कंपनियों को दशकों लग जाते हैं बनाने में। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड कुछ और ही बताते हैं। इसकी वास्तविक परीक्षा पहली बार देश की सेना के मानकों के सामने हुई। रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट यानी कि CSD ने 2017 में एक आधिकारिक रूप से बयान जारी किया। CSD देश के लाखों जवानों और उनके परिवारों का रोजमर्रा का सामान और राशन सप्लाई करता है। सेना के आंतरिक सुरक्षा नियमों के तहत पतंजलि के एक बेहद लोकप्रिय प्रोडक्ट आंवला जूस को जांच के लिए वेस्ट बंगाल पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी भेजा गया था। दावा यह किया गया था कि यह जूस पूरी तरह से प्राकृतिक और सर्वोत्तम है, शुद्ध है। कोलकाता की इस सरकारी लैब की आधिकारिक रिपोर्ट्स में यह जूस पूरी तरह से फेल हो गया। लेबोरेटरी रिपोर्ट के आधार पर CSD ने इसे अनफिट फॉर कंजप्शन माना। इसके बाद भारतीय सेना ने एक कड़ा कदम उठाया। उन्होंने देश भर की सारी कैंटीनों में इस आंवला को अपनी सारी कैंटीन में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। इसकी बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई और कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। लेकिन बात इतने पे ही नहीं रुकी थी। मामला सिर्फ इस जूस तक नहीं था। करोड़ों भारतीयों ने इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से शाकाहारी मानकर अपनी रसोइयों में तक इस्तेमाल किया था। इसी श्रेणी में उनका सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है दिव्य दंत मंजन, जिसे पैकेजिंग पर हरे निशान के साथ बेचा जा रहा था। दावा यह किया जा रहा था कि यह दंत मंजन पूरी तरह से शुद्ध और शाकाहारी है।
दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए गए लीगल नोटिस में यह बताया गया कि इस मंजन के निर्माण में समुद्र फेन यानी कि कटल फिश के बोन पाउडर का इस्तेमाल किया गया था। इस खुलासे के बाद शाकाहारी उपभोक्ताओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और उन्होंने एक याचिका दायर कर दी। इसके तुरंत बाद कंपनी ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को और आक्रामक बना दिया। उन्होंने विज्ञापनों में यह दावा करना शुरू कर दिया कि डायबिटीज 2, ब्लड प्रेशर, लीवर की गंभीर बीमारियों का भी स्थायी रूप से इलाज कर सकते हैं। यहाँ द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 सामने आता है। यह कानून साफ तौर पर देश की किसी भी कंपनी को लाइफ स्टाइल से जुड़ी 54 गंभीर बीमारियों के 100% इलाज का दावा करने वाले विज्ञापन बनाने की सख्त मनाही करता है। नियमों के उल्लंघन का यह विवाद एक राष्ट्रीय क्राइसिस के रूप में तब बदल गया जब पूरी दुनिया एक महामारी की चपेट में आई। साल 2020 की उस दोपहर को याद कीजिए जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। कोरोना महामारी के खौफ के बीच एक दोपहर को पतंजलि के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें यह कोरोनिल नामक एक किट लॉन्च की गई है। दावा यह किया जा रहा था कि इस किट से कोरोना को 100% ठीक किया जा सकता है। इसके साथ ही यह प्रचारित किया गया है कि यह दवा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी है। बदले में हुआ क्या कि जब यह सूचना WHO को मिली तो उन्होंने आधिकारिक साइट पर यह बताया कि हमने ऐसी किसी भी दवा के लिए कोई भी अप्रूवल नहीं दिया है। WHO के इस बयान के बाद भारत सरकार के आयुष्मान मंत्रालय ने भी पतंजलि को सख्त आदेश जारी किया और कहा कि इस तरह से आप कोई भी दवा को कोरोना की दवा बताकर नहीं बेच सकती। इसी बिना वैज्ञानिक प्रमाण वाले प्रचार के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसका नतीजा हम सब ने वीडियो के शुरुआत में देखा था। यहीं से सरकारी जांच शुरू हुई और कानूनी कार्यवाहियों के बीच राज्य सरकारों ने भी कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया। उत्तराखंड सरकार की स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा साल 2024 में एक आदेश जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट में चल रही लगातार सुनवाइयों के बीच सरकार ने पतंजलि की दवाओं के दावों की जांच शुरू कर दी थी। पतंजलि द्वारा बनाई जा रही आयुर्वेदिक दवाएं ब्लड प्रेशर, शुगर और आंखों की बीमारियों को बिना साइड इफेक्ट के ठीक करने वाले दावे पूरी तरह से वैज्ञानिक टेस्टिंग में फेल हुए। उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी द्वारा बनाई जाने वाली यह 14 प्रकार की दवाओं के लाइसेंस को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया। सरकार ने साफ तौर पर बताया कि यह प्रतिबंध सिर्फ इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि बार बार इनके विज्ञापनों में झूठे दावे किए जा रहे हैं, गलत जानकारियां दी जा रही हैं, जबकि इनकी दवाओं में किए जा रहे दावे एक भी मैच नहीं करते हैं। अब मामला यहीं पर नहीं रुकता, अभी एक और खुलासा बाकी था। यह बात सिर्फ फार्मेसी और दवाओं तक सीमित नहीं थी। अब बात आती है हमारे खाद्य पदार्थों की। भारत के मुख्य सेफ्टी रेगुलेटर यानी FSSAI ने देशव्यापी स्तर पर खाद्य पदार्थों की जांच एक विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत पतंजलि फूड्स के कई प्रोडक्ट्स के सैंपल देश की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में भेजे गए। उन प्रोडक्ट्स में दावे थे कि उनके द्वारा बनाया गया देसी घी और मसाले पूरी तरह से स्वस्थ और बिना मिलावट के हैं, जबकि राष्ट्रीय लैब टेस्टिंग में इनके दावे पूरी तरह से खारिज कर दिए गए। उनके लाल मिर्च पाउडर में बहुत सारे कीटनाशकों के अंश पाए गए। इसके अलावा गाय का देसी घी भी पूरी तरह से घटिया पाया गया। FSSAI के निर्देशों पर कंपनी को भारी मात्रा में मार्केट से अपना मिर्च पाउडर वापस मंगाना पड़ा। वहीं सब स्टैंडर्ड घी बेचने के जुर्म में उत्तराखंड की एक अदालत ने उनके ऊपर आर्थिक जुर्माना भी ठोक दिया। इससे पहले FSSAI ने एक चीज और क्लियर की कि पतंजलि द्वारा आटा और नूडल्स भी बिना उनकी अथॉरिटी के ही मार्केट में लॉन्च कर दिया गया था, जो कि कानूनन रूप से अवैध था। कहानी यहीं से बदलती है। अब मामला सिर्फ देश की सीमा के अंदर तक सीमित नहीं रहा। पड़ोसी देश जब नेपाल की सरकार ने पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर जांच शुरू की तो इस एम्पायर की साख को एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय झटका भी लगा। नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने पतंजलि के कुल 82 आयुर्वेदिक उत्पादों की सघन प्रयोगशाला जांच की। पतंजलि कंपनी के द्वारा दावा यह किया जा रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उनके प्रोडक्ट पूरी तरह से ठीक हैं। नेपाल सरकार की लैब जांच में पतंजलि के 32 प्रोडक्ट पूरी तरह से फेल साबित हो गए। इसके साथ ही अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने भी जांच शुरू की और जांच में उनके दस्तावेजों ने भी सेम रिपोर्ट दी जो कि नेपाल की थी। नेपाल ने उन सभी 32 प्रोडक्ट्स पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। स्वास्थ्य के मामलों में भरोसा किसी चेहरे पर नहीं बल्कि हमेशा सबूत और निष्पक्ष विज्ञान पर होना चाहिए। साथियों, धर्म अलग चीज है और धंधा अलग चीज है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति धर्म के नाम पे धंधा बेच रहा है या फिर गिरे हुए वस्त्र के नाम पर धंधा बेच रहा है। उन्होंने तो आज 40,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर ली, लेकिन देशवासियों को क्या मिला?
तो जब अगली बार आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाएं तो उसके बारे में पहले एक रिसर्च जरूर कर लें कि कहीं आपकी भावनाओं से खेलकर कोई धंधा तो नहीं बना रहा है, या फिर कोई धंधा बनाने के लिए आपकी भावनाओं से तो नहीं खेल रहा है। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।